सीबीआई की सिफारिश पर आईपीएस मंजिल सैनी की होगी विभागीय जांच। डीआईजी मंजिल सैनी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। 2017 में श्रवण साहू हत्याकांड में तत्कालीन लखनऊ एसएसपी रही है मंजिल सैनी। तो एडीजी इंटेलिजेंस भगवान स्वरूप और एसपी इंटेलिजेंस संजीव त्यागी करेंगे जांच। सैनी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया लखनऊ। श्रवण साहू की शिकायतों के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा न देने पर और कार्रवाई न करने का आरोप। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो सीबीआई की सिफारिश पर आईपीएस मंजिल सैनी की होगी विभागीय जांच। डीआईजी मंजिल सैनी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 2017 में श्रवण साहू हत्याकांड में तत्कालीन लखनऊ एसएसपी रही थी मंजिल सैनी और इसी दौरान तमाम शिकायतों के बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त न करने पर यह कार्रवाई। तो सीबीआई के सिफारिश पर आईपीएस मंजिल सैनी की होगी विभागीय जांच। तो सैनी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया लखनऊ। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, सीबीआई की सिफारिश पर अब आईपीएस मंजिल सैनी की विभागीय जांच की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये राजधानी लखनऊ का 2017 का मामला है जिसमें एक व्यापारी हैं श्रवण साहू, उनकी हत्या हो गई थी। हालांकि उस दौरान लखनऊ की एसएसपी मंजिल सैनी हुआ करती थी जो कि इस समय डीआईजी के पद पर है। उस दौरान श्रवण साहू लगातार पुलिस के चक्कर लगाते रहे। डीआईजी मंजिल सैनी से उन्होंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसे आरोप है कि मंजिल सैनी उनसे मिली नहीं क्योंकि वो लखनऊ की एसएसपी थी और लखनऊ की क्राइम व्यवस्था का चार्ज उनके पास था। और श्रवण साहू ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई थी और लखनऊ पुलिस को प्रार्थना पत्र भी दिया था कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन बावजूद इसके ना तो मंजिल सैनी ने उनसे मुलाकात की थी, ना ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई थी। और जिसके बाद फरवरी के महीने में श्रवण साहू की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हत्या के बाद पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया था क्योंकि बड़े व्यापारी थे श्रवण साहू। जिसके बाद पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने कहा है कि तत्कालीन समय में अगर मंजिल सैनी फौरी तौर पर कदम उठाती तो शायद इस हत्याकांड को बचाया जा सकता था। तो उनकी भूमिका की विभागीय जांच होनी चाहिए कि आखिर किन कारणों से वो लगातार श्रवण साहू जब उनसे मिलने आ रहे थे उनके दफ्तर तो वो नहीं मिल रही थी। उसके अलावा जो प्रार्थना पत्र श्रवण साहू ने दिया था जिसमें ये बताया था कि उनकी हत्या की जा सकती है, उनकी जान को खतरा है, उस पर वाजिब कदम क्यों नहीं उठाए थे। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर अब आईपीएस मंजिल सैनी की विभागीय जांच होगी। हालांकि इसके लिए एडीजी स्तर के अफसर को जांच सौंपी गई है जो कि एडीजी इंटेलिजेंस है। भगवान स्वरूप इस पूरे मामले की जांच करेंगे। साथ ही साथ एसपी इंटेलिजेंस संजीव त्यागी भी उनके साथ टीम में रहेंगे। तो फिलहाल डीआईजी मंजिल सैनी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ बुलाया गया है जिसमें उनसे संबंधित इन सभी सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। ठीक है एसके, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। ग्रेटर नोएडा में जीबीओ ऑडिटोरियम में सेव कल्चर सेव मिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। पंचप्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी के अंश किसी भी रूप में हो जो मैं मानसिक दास्ता की ओर अग्रसर कर रहे हो, जिसके कारण हमारी संस्कृति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमले हो रहे हो, उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग करना। उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमारा न होना। हम विरासत, अपनी विरासत का सम्मान कर सके। हमें समझना हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो एक लंबा इतिहास है, ये हमारी गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना। हम तकनीक का उपयोग करें लेकिन तकनीक का दास न बने। तकनीक का हम अपने अनुसार संचालन करेंगे, हम तकनीक के अनुसार नहीं चलने लग जाएंगे और इसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। समाज में सभी लोगों को एक समानता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर तो मिले, लेकिन साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी हम लोगों को जागरूक कर सके।
हमारे नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं अपने घर से प्रारंभ करूं, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से प्रारंभ करूं, और फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके जब हम कार्य करेंगे, कोई कारण नहीं 1947 आते आते भारत दुनिया की एक विकसित महाशक्ति के रूप में स्थापित न हो जाए। 140 करोड़ लोगों को इस सब इमरजेंसी के 48 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दंश को जनता ने झेला है, इतिहास से जनता को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। इमरजेंसी को लेकर 48 साल पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, 48 साल काला दिवस को लेके आप लोग की आज की क्या रणनीति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है इस देश के अंदर, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शासन की शुरुआत किया, वह पार्टी लोकतंत्र की विरोधी पार्टी है, लोकतंत्र का गला घोटने वाली है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली है। देश की आज़ादी के 28 साल के बाद 21 महीने तक के लिए देश में आपातकाल लगाना, ये देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, जेल गए, यातनाएं सही, ये उनका भी अपमान था। 25 जून 1975 को जब देश में कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुवाई वाली सरकार थी, उस समय आपातकाल लगाया गया और उस आपातकाल को लगाने के आज 48 साल पूरे हुए। एक लंबा गैप है और कांग्रेस का चरित्र देश के लोगों को बताना, प्रदेश के लोगों को बताना। भारतीय जनता पार्टी एक, चूँकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लोकशाही पर भरोसा करते हैं, इसलिए यह बात जन जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी को बिना इतिहास के पन्ने खोले पढ़े उनको पता ही नहीं चलेगा। देखा गया है किशोर जी की जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरते थे आरक्षण को लेके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय निषाद जी, मझवार जाति को लेके एक आरक्षण आंदोलन करने जा रहे हैं, वो भी अपनी सरकार से मांग रखने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है क्योंकि चुनाव आने वाला है? मुझे नहीं लगता कुछ, क्योंकि जो विषय आप बता रहे हैं मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक श्री अखिलेश यादव जी की बात है, तो अखिलेश जी को तो किसी भी प्रकार से आरक्षण के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के गरीब किसान मजदूर के बारे में, गरीब प्रदेश के नौजवान के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने का उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। इस वाले की सर, अभी देखा गया था विपक्ष ने पटना में एकजुट होने की कोशिश की थी, पर अखिलेश यादव खुद अकेले पड़ गए थे उत्तर प्रदेश से। ना बहन जी गई, ना उनके सहयोगी रालोद से जयंत चौधरी गए। राजभर जी ने जरूर कहा था कि अगर बहन जी को, उनको और जयंत को लेके जाएंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 2024 के लिए, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था, वोट डालने की औपचारिकता शेष रह गई थी, वैसे 2024 के लिए भी देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, केवल चुनाव होना बाकी है। जहाँ तक विपक्षी दलों का मिलन कार्यक्रम या लिट्टी चोखा कार्यक्रम या चाय पार्टी कार्यक्रम या फोटो सेशन कार्यक्रम जो भी था, वह मैं यह मानता हूं कि सांप और नेवले में दोस्ती भी नहीं होती है, और वहां पहली बैठक से सरफुटौल की स्थिति आई। लेकिन दलों की गिनती तो हो सकती है, नेताओं की गिनती हो सकती है, लेकिन कोई भी दल और उस दल का नेता तब नेता बनता है जब जनता उसके साथ होती है। तो पार्टियां और नेता विपक्ष के तरफ दिखाई देंगे आपको कांग्रेस की अगुवाई में, लेकिन जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कहते हैं कि जनता को इतिहास पता होना चाहिए, और भले ही नेता और पार्टियां विपक्ष के साथ हो सकती हैं, पर जनता बीजेपी के साथ थी और है। विजुअलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सिद्धार्थनगर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर सावरकर को पाठ्यक्रम पुस्तकों में शामिल कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो मुस्लिम लीग के नेताओं को भी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही 2024 में बीजेपी के सफाया का दावा किया।
हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाए। भाजपा सरकार के बुरे दिन आ गए हैं और जब जब बुरे दिन आते हैं तब इस प्रकार के उल्टे पुल्टे काम शुरू हो जाते हैं। अगर सावरकर जी का जीवन परिचय प्रदेश की सरकार टेक्स्ट बुक में ला रही है तो उसकी खासियत क्या है? हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार 1923, 33, 39, 42 से लगातार 47 तक द्विराष्ट्र की बात करते रहे, देश के बंटवारे की बात करते रहे और 1939 से लेकर के 47 तक सावरकर जी ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जेल से लौटने के बाद जिस तरीके से देश के बंटवारे का अभियान उन्होंने चलाया और अंत तक इतना तूल पकड़ाया कि मुस्लिम लीग की मजबूरी बन गई कि बंटवारे के प्रस्ताव को मानना पड़ा, जबकि उस समय मुस्लिम लीग के नेता एक राष्ट्र की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे। तो अगर सावरकर जी को, जो देश के बंटवारे का सबसे बड़ा दोषी है, अगर उनका जीवन परिचय पढ़ाया जा रहा है तो मुस्लिम लीग के नेताओं का भी जीवन परिचय पढ़ाया जाना चाहिए, जो राष्ट्रवाद के लिए अंत तक लड़ते रहे। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर हैं, चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ, फिर चुनाव के बाद दूरी, फिर अब भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ रही, किस तरह से देखते हैं और इस पे कहते हैं? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आपने अगर मोदी जी के और भाजपा के विषय में पूछा तो जान लीजिए, यही भाजपा सरकार जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी उसको भी बेच रही है। सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी, बैंक भी इनके हवाले कर दिया। क्या अदानी अंबानी ही पूरा देश चलाएंगे? क्या उद्योगपतियों के हवाले किए गए विभाग में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? और यही नहीं, लोकतंत्र को कुचलने में भी ये सरकार बहुत आगे खड़ी है कि हर विपक्षी पार्टी के नेता के खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग। आज यही कारण है कि अब भाजपा के विरुद्ध दिन आने शुरू हो गए। हिमाचल इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया, अब जो भी चुनाव होगा इनके हाथ से निकलता जाएगा। और जब भी 2024 लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 लोकसभा का चुनाव जब भी होगा, भाजपा की विदाई जरूर होगी। ओम प्रकाश राजभर की करीब है, जिस तरह से बीजेपी में बढ़ रही है, वो उन्हें मुबारक हो, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, न समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, इसलिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनकी चिंता भी हमें नहीं। 24 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? 24 में सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के देश को, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए एक साथ खड़ी होंगी और भाजपा की विदाई तय करेंगी। उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी? हम अधिकतम सीट जीतेंगे। केवल समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम इस बार सबसे अधिकतम सीटेंगे और जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।